हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और एक बार फिर आ चुके हैं समाजवाद एवं साम्यवाद का 5वां पार्ट लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नई आर्थिक नीति के बारे में। और उसके बाद नई आर्थिक नीति के बाद रूस के शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसको, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपका चौथा पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप सबसे पहले जा कर के इसके चौथे पार्ट को देखिए, उसके बाद ये इस पार्ट को देखिए ताकि इसको आप काफ़ी अच्छे से समझ सकें, ठीक है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि समाजवादी शासन आने के बाद रूस में लेनिन अध्यक्ष बना और उसने अपना नीति बदला, संविधान में कुछ नियम कानून बदला। उसके बाद नई नीति के अनुसार कुछ ऐसा नीति लाया जिसके कारण वहाँ के किसान वर्ग काफ़ी परेशान हो गए। अब और अनाज ज़बरदस्ती वसूलने के डर से वो अपना खुद जलाने लगे या फेंकने लगे या किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाने लगे, जिसके कारण 1920 से 21 के ईस्वी के बीच में रूस में कुछ ऐसा स्थिति आया जिसके कारण वहाँ के लोग काफ़ी हद तक मरने के कगार पर, अर्थात भूख और प्यासे के कारण मरने के कगार पर चले गए। वहीं से लेनिन को फिर समझ में आया या फिर लगा कि अपने द्वारा बनाए गए नीति में कुछ संशोधन करना काफ़ी बेहद ज़रूरी है, जिसके कारण उसने एक नया नीति लाया, जिसको नई नीति जो 1921 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक था। वो भली भांति जानता था कि समाज में जब तक मार्क्सवादियों के अलावा श्रमिक वर्ग या किसान वर्ग की अधिकार को नहीं दिया जाएगा तब तक उस समाज के विकास नहीं हो सकता है। इसी अनुसार उसने जहाँ पर पुरानी नीति बनाई थी वहाँ पर मार्क्सवादी या पूंजीपति को उसने काफ़ी हद तक दरकिनार कर दिया था। लेकिन जैसे वो नीति रूसी जनता के बीच पहुँची तब उसको समझ में आया कि किसी भी तरह से किसी समाज में पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू कर देना और वहीं पे मार्क्सवादी अर्थात पूंजीपति को दरकिनार कर देना एक अच्छी समाज की जो बनावट है या उसमें रहने वाले लोगों की जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक सही नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए 1921 में नई आर्थिक नीति लाया, जिसमें समाजवादी वर्ग के साथ साथ मार्क्सवादी को भी साथ में रखा गया कुछ हद तक, ठीक है। इस नई आर्थिक नीति में क्या है और उसके पहले की नीति में क्या थी, जब हम इस चीज़ को बताएंगे तब तक उसी टाइम पहले की नीति और बाद की नीति में दोनों में अंतर साथ साथ मतलब बताते चलेंगे। तो देखिए, नई आर्थिक नीति की जो प्रमुख बातें थी उसमें सबसे पहला बात थी कि किसानों पर कर लगाया और उसके बाद अनाज पे मनचाहा इस्तेमाल का छूट दे दिया। यानी कि लेनिन की जो पुरानी नीति थी उसमें किसानों पे कर नहीं था, लेकिन किसानों के द्वारा उपजाया गया अनाज पे उसको ज़बरदस्ती वसूलने का सरकार द्वारा ये नीति था, ठीक है। जिसके कारण या जिसके भय से किसान अपने अनाज फेंक देते थे या मतलब किसी तरह से उसको नष्ट करते थे। लेकिन नई आर्थिक नीति में जो संशोधन हुआ उसमें ये लेनिन ने बताया कि अब आप अपने अनाज को अपने मन से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको खाने का मन करे तो खाइए, बेचने का मन करे तो बेचिए, या किसी भी तरह का किसी को देना है तो दीजिए, लेकिन हमको अब सिर्फ मतलब है कर से। कर यानी टैक्स। टैक्स जो होता है वो मतलब किस रूप में लेता था ये हम लोग को उतना जानने की ज़रूरी नहीं है, और मतलब किसी भी रूप में ले सकता है। जैसे साल में 2 बार 2 फसल अगर लगाए तो 2 बार ले सकता है, घर पे आके ले सकता है। उसके बाद मान लिया कि जो खाद बिया खरीदने जा रहा है किसान, उसमें भी टैक्स जोड़ करके वो ले सकता है किसी भी तरह से। लेकिन उस टाइम में ज़्यादातर मतलब गांव-गांव में जा कर के जो शासन व्यवस्था के लोग होते थे वो वसूलते थे। तो यही नियम लाया नई आर्थिक नीति में, उसने संशोधन करके बना दिया कि अब किसान केवल कर देगा, अनाज को अपना मनचाहा इस्तेमाल करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नई आर्थिक नीति की दूसरी हैसियत या दूसरी प्रमुख बात जो है ज़मीन से
मिलता जुलता, अर्थात ज़मीन पर राज्यों का नियंत्रण। यानी नई आर्थिक जो नीति आई उसमें सरकार या समाजवादी के जो सरकार था उसने बताया कि ज़मीन पर राज्यों का नियंत्रण होगा, ठीक है। लेकिन उसके जो पुरानी नीति थी लेनिन की, उसमें उसने बताया कि जो ज़मीन पे मालिकाना हक है वो किसानों का होगा, ठीक। इसके लिए उस टाइम लेनिन की बहुत सारी आलोचना हुई थी कि किसी भी राष्ट्र में जो समाजवादी शासन कायम रखता है उसमें कभी भी ज़मीनी का जो हक होता है राज्य सरकार के होना चाहिए, या होता है, ये मतलब नियम है। लेकिन लेनिन इस नियम को से हट करके किसानों को मालिकाना हक दिया, जिसके कारण उसका राज्य में बहुत आलोचना झेलना पड़ा। लेकिन उस आलोचना को जवाब देते हुए लेनिन ने ये कहा था कि यहाँ पे किसान वर्ग जो है वो बहुमत में है और बोल्शेविक दल जो है वो अल्पमत में है। इसी के लिए ज़मीन पे मालिकाना हक किसान का ही रहेगा। लेकिन ये सही साबित नहीं हुआ और आगे चल कर के नई आर्थिक नीति जिसमें आया तो उसमें फिर अपने नीति से पीछे घूमना पड़ा लेनिन को, और ये बताना पड़ा कि नहीं, जो ज़मीन है उसी पर राज्य सरकार का ही मालिकाना हक रहेगा, भले उसको किसान अपने व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नई आर्थिक नीति का तीसरा कारण हम लोग देखते हैं, या तीसरा प्रमुख बात इसमें है कि 20 से कम कर्मचारी वाले व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। इससे मतलब रिलेटेड है कि यदि आप कोई भी आदमी जो ठेकेदारी जैसे काम करता है या कोई भी कंपनी है जिसमें कोई आदमी काम कराता है लेबर के द्वारा, तो वो अगर 20 से कम आदमी उसके पास रहेगा तो उसको कोई अधिकार लेने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि कहीं भी लेबर आप काम कराइएगा या श्रमिक को, तो एक लेबर लाइसेंस बनता है, ठीक है, श्रमिक के लिए। तो उसमें मतलब लेनिन ने नई आर्थिक नीति में ये बताया कि यदि आप ठेकेदार हैं और आपके पास 20 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं तब आपको लेबर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही 20 से अधिक कर्मचारी होंगे तब आपको लेबर लाइसेंस अर्थात व्यक्तिगत अधिकार जो है वो ख़त्म हो जाएगा और लेबर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। यही था नई आर्थिक नीति का तीसरा बात। और ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नई आर्थिक नीति की चौथा बात क्या है, तो वो थी विदेश पूंजी सीमित तौर पे आमंत्रित करना। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर सरकार अमीर है तो वो विदेश से अपना सोना चांदी कुछ भी बेच करके विदेश से पैसा मंगा सकती है। लेकिन लेनिन ने इस नई आर्थिक नीति में बताया कि हमारे पास सोना चांदी या कुछ भी तो रहेगा, लेकिन हम उतना ही विदेश से पैसा मंगाएंगे जितना हमारे देश में ज़रूरत है, ज़्यादा उससे नहीं लाएंगे, ठीक है। अर्थात वो जो विदेशी जो पूंजी थी या विदेशी जो पैसा है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति में उसको सीमित कर दिया, अर्थात ज़रूरत के हिसाब से ही उसको मंगाने का ऐलान कर दिया, ठीक है। उसके बाद नई आर्थिक नीति की पांचवी बात है व्यक्तिगत संपत्ति एवं राजकीय जीवन बीमा राजकीय एजेंसी से। इसका कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत संपत्ति अर्थात कोई आदमी जो बहुत सारे पैसा कमाता है, कोई आदमी जो बहुत कम पैसा कमाता है, तो आप उस समाजवादी समाज में रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उस पर भी कम पैसा कमाने वाला का हक रहेगा, अर्थात सरकार का भी उस पर हक रहेगा, ठीक है। यानी कि आप अगर बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं जिससे लाखों लाख करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो उस पर सरकार हस्तक्षेप करेगी कि नहीं, आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो कुछ पैसा सरकार को भी देना पड़ेगा, अर्थात आप पे टैक्स लग जाएगा इतने पैसे के बाद। यानी कि व्यक्तिगत जो संपत्ति है उस पर सरकार का भी हक रहेगा। जीवन बीमा कहने का मतलब है कि यदि आप सरकार को टैक्स देते हैं, कमाते हैं, टैक्स देते हैं,
तो सरकार का भी जिम्मेवारी बनता है कि आपके लाइफ का जो इंश्योरेंस है या बीमा है वो करे, अर्थात राजकीय सरकार उसका जिम्मेवार लेगा कि यदि आपको आगे चल कर के कुछ होता है तो आपको वो किसी भी तरह से सहायता करेगा। वो मतलब किसी भी तरीक़े से हो सकता है, जैसे सरकारी अस्पताल में काफ़ी अच्छा व्यवस्था आपको दिया जाए, या आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा दिया जाए, अच्छे स्कूल का निर्माण कराया जाए। ये सब सरकार के हाथों में है क्या करना है। बाद नई आर्थिक नीति की छठी प्रमुख बात वो है विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। इसका मतलब कि विभिन्न स्तर से यहाँ तात्पर्य है कि किसी भी स्तर पे हो सकता है। जैसे कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी लेवल का, कोई किसान है तो किसान लेवल का, कोई बहुत बड़े कंपनी में का ठेकेदार है उस लेवल का, या बिजनेसमैन है उस लेवल का। यानी जितने भी स्तर होते हैं उन सभी स्तरों पे बैंक खोले गए। तो ये थी नई आर्थिक नीति जो लेनिन के द्वारा पुरानी नीति को संशोधन करके लाया गया था कि कुछ प्रमुख बातें, ठीक है। इस नई आर्थिक नीति से उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी उत्पादन की जो सामग्री थी या उत्पादन होती थी किसानों के द्वारा या कंपनी के द्वारा या फैक्ट्री के द्वारा या किसी किसान मजदूर किसी भी लेवल का हो, उस चीज़ को नियंत्रित कर लिया गया। यानी नई आर्थिक नीति में उसकी जो गिरावट होती थी अब वो गिरावट नहीं होगी। यानी उसमें सरकार आपको हेल्प करेगा जिस लेवल का वो उत्पादन होगा, ठीक है। उसके बाद कृषि एवं औद्योगिकरण में आशातीत वृद्धि हुआ। यहाँ आशातीत का मतलब है कि उम्मीद से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा एक वर्ड है आशातीत जिसका अर्थ होता है उम्मीद से ज़्यादा। यानी कि जैसे ही नई आर्थिक नीति आया उस नीति के आते ही कृषि में औद्योगिकरण का मतलब आप समझ रहे होंगे कंपनी में या मशीनरी चीज़ों में आशातीत वृद्धि हुआ। यानी जितना लोग उम्मीद कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा वृद्धि हुआ, ठीक है। इस वृद्धि के कारण उस राज्य में या रूस के राज्यों में के कारण रूस में लेनिन को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसमें आलोचना का जवाब देते हुए लेनिन ने कहा कि यदि 3 कदम आगे बढ़े और उसके बाद 1 कदम पीछे बढ़े, इसका मतलब कि अभी भी आदमी 2 कदम आगे है, ठीक है। इस तरीके से उसने अपने नीति और साहसपूर्वक से इस नीति से भी आगे बढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद वही होता है जो एक दिन सबके साथ होना है। और उसके साथ ही 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उस वहीं से चालू होता है रूस में अगला उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष। समाजवादी में भी, समाजवादी का जो दल था या पार्टी था उसमें भी कोई वैसा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था कि जो रूस के यहाँ से 1924 के बाद से आगे ले चले, ठीक है। तो इसी के लिए विभिन्न जो दल थे जो रूस में उस टाइम में कार्यरत थे उन सभी में उत्तराधिकारी या शासक बनने की जो संघर्ष थी वो चालू हो गया। लेकिन जो 4 साल तक ये संघर्ष चलने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की विजय हुई और कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव स्टालिन जो है अगला शासक बना जो 1928 ईस्वी में बना था। स्टालिन की जो व्यवहार थी वो तानाशाही की थी। तानाशाही का मतलब, कहने का मतलब है कि वो केवल अपने मन का करता था, उसको जो मन करेगा वही करेगा, ठीक है। उसके साथ ही उसने जैसे ही शासक में बना वैसा ही राजनीति के जो लोकतंत्र था, भाषण था और प्रेस था, उसकी जो स्वतंत्रता या आज़ादी थी पूरी तरीक़े से नष्ट कर दिया, अर्थात ख़त्म कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी उसके सरकार के खिलाफ़ या उसके खिलाफ़ में कहीं भाषण नहीं देगा। ये भाषण देगा तो उसको गिरफ्तार कर लेता होगा या मान लीजिए कि जेल में बंद कर देगा, बंदी बना देगा किसी भी तरीक़े से। यानी आप कहीं भी भाषण नहीं दे सकते हैं उसके और उसके सरकार के खिलाफ़। आप प्रेस जो होता है, जो आप लोग टीवी चैनल पे देखते होंगे या अखबार में जो न्यूज़ छपती होगी,
उस पर भी वो पूरी तरीक़े से प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी पत्रकार उसके सरकार के खिलाफ़ या उसके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कहीं भी लिखेगा या कहीं भी टीवी चैनल या रेडियो पे कहीं सुनाई नहीं देगा। अगर देगा तो उसका गलत परिणाम निकालेगा वो, ठीक है। इसी तानाशाही के लेते हुए आगे उसने क्या किया कि 1929 ईस्वी में ट्राटस्की को मंत्रिमंडल से निर्वासित कर दिया। अब यहाँ से आप बताइएगा कि ट्राटस्की कौन था, कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि ट्राटस्की कौन था। नहीं तो केवल ऐसे वीडियो देखते रह जाएगा सामने रख के मोबाइल और कुरकुरा खाते रह जाएगा और सोचेगा कि हम सीख रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा। इस सब चीज़ों को आपने कॉपी में नोट करना, उसको बार बार रिवाइज करना, तभी ये वीडियो या इस लेक्चर को या कोई भी लेक्चर देखने से आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो ऐसे केवल देखते रह जाएगा, वो जितना देर कुरकुरा खाएगा उतना देर याद रहेगा, नहीं तो उसके बाद सब भूल जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओ कि ट्राटस्की कौन था जिसको मंत्रिमंडल से 1929 में निकाल दिया था। और 1929 के बाद 1930 के जो दशक थी उसके साथ साथ जितने भी क्रांतिकारी थे रूस के जो समाजवादी लाने में कार्य किए थे या उसके आगे के वर्षों में उन्होंने काम किया था समाजवाद में एक शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए, उन सभी को 29 के दशक तक स्टालिन ने मंत्रिमंडल से निर्वासित कर दिया, अर्थात निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद 1953 ईस्वी में स्टालिन की भी मृत्यु हो गई और स्टालिन के मृत्यु होने के समय तक भी वो अपना तानाशाही जो व्यवहार था वो कायम रखा और उस टाइम तक भी रूस पे वो शासक के रूप में कार्यरत था, ठीक है। वो उसके तानाशाही जो व्यवहार की जो शासन थी उसने सोवियत संघ में समाजवाद निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उसके साथ ही कला और साहित्य की जो उन्नति या प्रगति थी उस पर भी उल्टा प्रभाव पड़ा। ये सोवियत संघ में समाजवाद का कहने का मतलब है कि रूस जो था समाजवाद बनने के बाद एक समाजवादी गणराज्यों का समूह बन गया था, तो उसके बाद उसका नाम हो गया था सोवियत गणराज्य समूह, ठीक है। तो सोवियत संघ के जो मतलब देश थे और भी देश था रूस के साथ साथ, तो वो सब उन सभी देशों में जहाँ समाजवाद निर्माण अभी होना था या हो रहा था उस पर काफ़ी उल्टा प्रभाव पड़ गया। यानी कि जहाँ पे लोग एक समाजवादी का बढ़ावा दे रहे थे वहीं पे स्टालिन शासक बनते ही इतने प्रतिबंध लगा दिए या सभी चीज़ों की स्वतंत्रता छीन ली, उसके कारण जो नवनिर्मित समाजवाद देश थे उस पर उल्टा प्रभाव पड़ने लगा, अर्थात उस पर समाजवाद की जो नीति थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि सोवियत संघ के में जो समाजवाद की निर्माण पर स्टालिन की जो शासक थी या शासन था उसका उल्टा प्रभाव पड़े और उसके साथ साथ कला साहित्य के उन्नति पर भी उल्टा प्रभाव पड़ गया, ठीक है। लेकिन एक तरफ स्टालिन तो तानाशाही व्यवहार के चलते रूस में काफ़ी प्रचलित था या लोग उससे मानते थे कि ये समाजवाद का दुश्मन है या समाजवादी के लिए उल्टा काम करता है। लेकिन दूसरे ही तरफ स्टालिन ने 3 पंचवर्षीय योजना लाया, ठीक है। इससे कहने का मतलब है 5-5 वर्ष का 3 बार लाया होगा, पंचवर्षीय योजना अर्थात 5-5 वर्ष का 3 बार। तो इसके लाने के कारण क्या थे या इसके लाने से फ़ायदा क्या हुआ, तो उस टाइम में रूस जो है वो औद्योगिकीकरण की उन्नति जो उस पे थी वो शिखर पे पहुंच गए। अर्थात एक तरफ जहां समाजवाद को कम करते हुए जहां पे भाषण या प्रेस या आदमी की जो स्वतंत्रता थी उसको सीमित कर दिया और दूसरे तरफ औद्योगिकीकरण की जो नीति थी वो रूस की उन्नति करते करते शिखर पर पहुंच गई, ठीक है। यानी ये भी एक कहने का मतलब है कि रूस के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसके साथ ही कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है। कृषि का आधुनिकीकरण का मतलब हुआ कि कृषि में जो पहले के लोग यूज करते थे हल बैल या कुछ भी मतलब सिंपल चीज़ है, अब वो मशीनरी चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया या
और भी खेती करने के लिए जो मशीनरी यूज की जाती है, अब वो स्टालिन के सरकार के बाद या स्टालिन के सरकार में ही कुछ ऐसा उन्नति हुआ औद्योगिकरण का, जिसके कारण कृषि में अब लोग मशीनरी चीज़ यूज करते थे। अब बोलेगा कि मशीनरी चीज़ से फ़ायदा क्या हो गया, तो बहुत फ़ायदा हुआ। जो काम मान लो कि खेत 2 घंटा में जोतता था, अब वो 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ थी स्टालिन की। एक तरफ बुराई तो थी, लेकिन एक तरफ उसकी अच्छाई थी, जो इसी रूप में सामने आया। और कृषि के साथ साथ विज्ञान में भी स्टालिन ने काफ़ी उन्नति प्रदान किया, स्टालिन के सरकार ने। ठीक है, उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पहले रूस जो है मानचित्र पे एक महाशक्तिशाली देश के रूप में सामने आ गया। अब बोले द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से लेके 1945 तक। ठीक है, इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस जो है एक महान शक्ति के रूप में सामने आ गया था, जहाँ पे औद्योगिकरण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, कृषि जो है आधुनिकीकरण हो गया, विज्ञान जो है उसका काफ़ी उन्नति कर गया। इसकी शक्ति इतना ज़्यादा बढ़ गई कि युद्ध काल में जो सम्मेलन होते थे उसमें बहुत बड़े बड़े महादेशों के जो लोग होते थे या बहुत शक्तिशाली देश के जो बड़े बड़े नेता होते थे, जैसे चर्चिल, रूजवेल्ट, इनके साथ अब स्टालिन को भी साथ में बुलाया जाता था आगे की रणनीति को तय करने के लिए, अर्थात विश्व युद्ध को समाप्त करने या उसमें आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। चर्चिल और रूजवेल्ट जैसे महान राजनीतिकार के साथ साथ स्टालिन को भी बुलाया जाता था। इससे पता चलता है कि उस टाइम तक रूस की जो शक्ति थी या रूस की जो महानता थी काफ़ी बढ़ गई थी। इस तरीक़ा से रूस जहाँ 3 दशक पहले अर्थात 30 वर्ष पहले जो एक आक्रांत या तिरस्कृत देश के रूप में या बहुत ही कमज़ोर देश के रूप में माना जाता था, वो अब बहुत बड़ी महाशक्ति बन करके यूरोपीय महाद्वीप में आ चुकी थी। ठीक है, यही था समाजवाद एवं साम्यवाद का चैप्टर, जो आज ये कंप्लीट हो गया इसके 5वें पार्ट में। ठीक है, तो यह इस पार्ट के बाद हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन अब कराएंगे। ठीक है, इसका जो अगला वीडियो आएगा इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये चैप्टर अब पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में, जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और हर एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है या वहाँ से भी आपका ये चैप्टर पूरी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। अभी भी मतलब नहीं हुआ होगा तो ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाएं ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा या काफ़ी ज़्यादा इससे आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अब इसके क्वेश्चन की ओर, जो अगला वीडियो के रूप में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में।